इस बार अगर हम बात करें शीतकालीन सत्र की, तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई और हंगामा एक सबसे बड़े मुद्दे को लेकर के था। मुद्दा था चाइना को लेकर के कि चाइना क्या भारत के अंदर दाखिल कर हो चुका है, गांव बसा दिया है। बहुत सारे सवाल जो हैं सदन में उठे और उन सवालों का जवाब जो है विपक्ष मांगता रहा और हंगामा चलता रहा। इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। और मुझे ध्यान है आपने बहुत पहले इस बात को कहा था कि चाइना से सचेत रहें, चाइना भारत में प्रवेश कर रहा है, और आपने साक्ष्य सबूत भी तमाम बातें कही थी। ये क्या पता नहीं था या बाद में चीज़ें पता चली? अब वो यानी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर दूसरे ये शुरुआत हुई थी जब प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि आ, 5 देश मिलकर ब्रिक्स को जिसको कहते हैं, ब्राज़ील, रशिया, फिर ब्रिक्स, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का एक गुट बनी है। और उन्होंने एक बैंक, आपस में पैसा को बांटने के लिए, मदद करने के लिए एक बैंक बनाने वाले हैं जिसका नाम था ब्रिक्स बैंक। और चाइना तो हमारी बहुत पहचान बहुत पहले से है। हम उनकी भाषा बोलते हैं, हम के उनके ऊपर पुस्तकें लिखी है। और उनके जो उच्च नेता पहले थे, तंग शाओपिंग, ऐसे लोगों से मेरी व्यक्तिगत परिचय थी। और जो भी हुआ हमारे देश के बीच में, जैसे कैलाश मानसरोवर को खुलवाया, ये सारी चीज़ मेरे मेरे कारण हुआ था। तो सारे लोग इस राय के थे कि मैं उसकी चेयरमैन बनूं, और मैंने ठुकरा दिया क्योंकि तनख्वाह तो कम 60 करोड़ ऐसा कुछ था। तो लोगों ने सोचा मैं पागल हूँ कि परंतु मुझे तो हिंदुस्तान, अमेरिका के प्राध्यापक छोड़ के मैं हिंदुस्तान आया था। तो मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि आप ये चाइना के साथ इतना निकट बढ़ रहे हो, ये जो शी जिनपिंग है वो दूसरा किस्म का चरित्र है। और ये पहले होते थे तंग शाओपिंग, ऐसे लोग, ये वो तो वास्तव में भारत देश के साथ एक समन्वय चाहते थे। ये बात आपने पीएम से बताई थी? बताई थी और कहा मैं नहीं जाऊंगा। वो हैरान हो गए कि इतनी बड़ी और मेरी प्रतिष्ठा मैंने लगा दी कि आपको लाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं थी। मैंने कहा ये जो शी जिनपिंग है ये आपको अभी नाप रहा है। 18 बार मिले, 1 to 1, कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं, क्या बोले, ये क्या बोले। जब चीफ मिनिस्टर थे 10 बार गए चाइना, वहाँ क्या करके आए। इतनी चीफ मिनिस्टर को इतनी जाने की क्या ज़रूरत थी। बट एनीवे, ये सारी रहस्य रही है। तो जब ये हुआ तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब हमारी एक महिला ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, अप्रैल 16 तारीख को उसने मैसेज भेजा प्रधानमंत्री के कार्यालय में कि चाइना यहाँ घुस आई है, गलवान के आसपास, देप्सांग, जो सारी जो इलाका जो आजकल अखबार में आती है। तो वो खबर मुझे मिली। तो फिर मैंने अपने मित्र को जो दुनिया भर में हैं उनसे मैंने पूछवाया। उन्होंने कहा वो तो अब भारत को ऐसा बनाएंगे कि दुनिया में अमेरिका और चाइना के सिवाय कोई और नहीं। वैसे भी रूस तो इनका पिट्ठू बन गया है। तो मैंने मोदी से कहा, हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी इलाहाबाद में, प्रयाग जिसको आजकल कहते हैं। और उसमें उस कमेटी में जब हम भोजन के लिए जा रहे थे तो मैं उनसे कहा कि भाई चाइना का मामला गंभीर है। नहीं नहीं कुछ नहीं है। मैंने अमित शाह को भी कहा, नहीं नहीं थोड़ा ईर्ष्या है कौन चाइना से में। सन की बात होगी जब प्रयागराज में यह होगा 16। तभी बताई गई थी? हाँ, 15 को पहले मैंने जब मुझे ये प्रेसिडेंट बनने के लिए कहा था, उसके बाद मैं राज्यसभा में आ गया था। तो कोई नहीं तैयार था। उल्टा अमित शाह तो
कहते थे इतनी बार आप जाते हो चाइना, ये सारी बातें दूसरों को कहता था मुझे कि क्यों जाता है। अरे हम चाइना का एक्सपर्ट हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हार्वर्ड में थे आजकल बड़े बड़े प्रोफेसर बन गए। उसके लिए जाता हूँ खुलेआम, मैं एम्बेसडर को साथ रखता हूँ, कोई छिपी बात नहीं है। परंतु ये ऐसे ही उल्टा सुल्टा बात करते थे। जब ये हुआ मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। क्या कहने की ज़रूरत थी? कोई ऑपोजिशन पार्टीज़ ने रेज़ किया तो कह सकते हैं कि भाई हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं, हम पहुँचा करेंगे कि अभी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के पास खबर आई है या एक्सटर्नल पे, ऐसा कुछ करना चाहिए था। उन्होंने कहा कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। परंतु वो आ गए थे। फिर गलवान में युद्ध हुआ और डेप्सांग में तो हम जा भी नहीं सकते, और चुशुल दूसरा जगह है जहाँ हमारे एक एयरपोर्ट है मिलिट्री, वहाँ भी वो घुसने की स्थिति में आ गए थे। पैंगोंग लेक तो मैं तो आप कह सकते हैं दो हल्का से मैं पहले कहता था, और बाद में 2020 अप्रैल जब मुझे ये खबर मिली कि एक ऑफिसर ने ऐसा रिपोर्ट भेजा है, तब मैं उठाने लगा। अब ये सब मेरे ऊपर टूट पड़े कि मैं खानो खाम ईर्ष्या में बोल रहा हूँ, इस प्रकार के अनाप शनाप बातें। तो अब धीरे धीरे सबको पता लग गया कि बढ़ते जा रहे हैं। अभी 4 महीने पहले मैंने कहा था कि वो अब जो उनको लद्दाख में करना था कर लिया है, अब वो अरुणाचल में शुरू करेंगे, और वैसे ही हो गया। मैं 4-5 महीने के पहले कह देता हूँ, वो सही निकलती है। भाई मैं तो दुनिया भर के एक्सपर्ट से बात करता हूँ। सवाल यही है स्वामी जी कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो सूचनाएं आती हैं, क्या वो इन्फॉर्मेशन और सूचनाएं सरकार तक नहीं पहुंच पा रही हैं? क्या सेना को दिखाई नहीं दे रही हैं? लोग यही पूछ रहे किसी हैं। ऑफिसर को ये हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री को वो बात कहना जो विपरीत है उनकी समझ से। सब डरते हैं, मुझे कहते हैं। मेरा सारा जानकारी तो कोई अमेरिका और रशिया से नहीं आई हुई है। हमारे हिंदुस्तान में जो ऑफिसर्स हैं वो इधर मिल जाते हैं, उधर मिल जाते हैं, किसी सेमिनार में मिल जाते हैं, वो मुझे कहते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सच की आवाज़ हैं, और जब जब कोई मुद्दा उठाते हैं या बोलते हैं पूरे फैक्ट और सबूत के साथ बोलते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें सबूत के साथ आपको बताई जा रही थी, स्पष्ट किया जा रहा था स्थितियों को? बिल्कुल, मुझे सैटेलाइट फ़ोटो दिखाते थे, बट कहते थे आप नहीं दे सकते हैं, आप दिखा नहीं सकते प्रेस को, क्योंकि फिर तो हम लोगों के पीछे आ जाएंगे, क्योंकि आपसे हमसे ही लिया होगा, ऐसा स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए आप लगातार इस बात को देश के सामने कहते आ रहे हैं। कहते आया हूँ कि ये हो रहा है, और ये चमचे लोग तो टूट पड़े मेरे ऊपर, बट उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने तो बहुत कुछ देखा, इंदिरा गांधी के काल के चमचे भी देखे हैं मैंने, आज मोदी का चमचे, सोनिया गांधी के चमचे, ये कोई मिली नई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि चाइना हिंदुस्तान की बेइज्जती करनी चाहती है, और पहले ऐसे ही करते रहेगी, जैसे बिल्ली चूहा को छेड़ती है और फिर मारती है। ज़रूर आक्रमण होगा, और हम तैयार नहीं हैं। हमारी यानी कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, और ऐसे हो तो अमेरिका को कहो कि भाई हम तुम्हारी सेना नहीं चाहते, हमारे पास तो लाखों में है सेना, आप आपकी जो आधुनिक जो शस्त्र हैं वो दे दीजिए। रशिया से हमने लिया था S-400, एक दिया, बाकी सबको रोक दिया, पैसा ले लिया और कमीशन भी दिया होगा, पता नहीं किसको। हाँ, कम से कम मैं तो बोलूँगा नहीं। तो अब हमारी एक ही है, शस्त्र संग्रह करने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार की अगर बात करें, गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में इस बात को कहा कि हमारी सेनाएं लगातार चाइना का मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, भारतीय सेना और चाइना दोनों की सेना आमने सामने है, ये तैयारी तो है, और आज गरुड़ कमांडोज की तैनाती की। नहीं, देखिए, मैं कहता हूँ कि उनको क्या पता है,
मूल बात यह है कि जो भी आज तक आक्रमण हुई है, हमारी लड़ाई हुई है, वो हमारी ज़मीन पर हुई है, चाइना का ज़मीन पर नहीं हुआ। चाइना से वो यहाँ, चाइना की जो अपनी तथाकथित ज़मीन है उससे हमारी ज़मीन में आएंगे, जहाँ हम समझौता के अनुसार ये हमारी है, वो जिसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो फिर ये दिखा दो कि वो हमारे इसमें आए हैं, तो तुम जाकर उनके इसमें क्यों नहीं जाते हो? वो कभी भी अपने मर्जी से आकर आपके ऊपर आक्रमण करें और आप वो कहते हैं हमने उनको भगा दिया। कौन जाने, कोई जस्ट थोड़ा लड़ाई की दिखाते हैं, मतलब पूरा नहीं दिखाते। आपने भी वो वीडियो देखा होगा और तमाम जगहों पर प्रसारित हो रहा था। कितनी सत्यता लगती है इस पूरी घटना की? महत्वपूर्ण नहीं है, सत्य भी हो, वह बड़ी मामूली सत्य है। सत्य ये बात है कि तुम 18 बार शी जिनपिंग से मिले और कितने बार अब चाइना गए, ये हो रहा क्यों? ये तो दुनिया में देखी जा रही है कि एक बिल्ली चूहे को की पीछा कर रही है, छेड़ रही है। हमारे प्रतिष्ठा नहीं बढ़ रही है इससे। ऐसा कुछ करो कि आप उनकी वो सीमा पार के आए, तुम सीमा पार के जाकर उनको खूब मार के आओ, तब दुनिया सैटेलाइट से देख लेगी और फिर हमारी जय जयकार होगी। आप जो एक बात कहते हैं कि डर रहे हैं, ये किस चीज़ का डर है? क्योंकि भारतीय सेना तो लगातार अपना शौर्य पराक्रम दिखाई रही है, सरकार कह रही है कि बिल्कुल कहीं नहीं घुसने दिया, 1 इंच हमारी ज़मीन पे नहीं आए हैं, तो ये डर किस चीज़ का है आप जो कह रहे हैं? ये डर तो मैं अभी खुलासा करने की स्थिति में नहीं हूँ। आखिर मैं बीजेपी का मेंबर हूँ ना, और वो कितना भी मेरी बेइज्जती करें, परंतु बीजेपी का मेंबर हूँ, कार्यकर्ता हमें बड़े। समय आने पे क्या ये डर भी आप बताएंगे? वो समय का सवाल नहीं है, वो तो उन पर निर्भर है। वो हमसे यानी आमने सामने की लड़ाई करने चाहते हैं तो फिर उस समय तो दूसरी बात होगी। परंतु मैं ये सारे कार्यकर्ता हिंदुओं के लिए मेरे ऊपर आस्था रखी है। मैं उस मूलभूत बात को छोड़कर ये चाइना का कितना दूर जाऊँ। सरकार की अगर बात करें, लगातार लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जिस दिन से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ उस दिन से चाइना का मुद्दा ही लगातार छाया हुआ। सत्र चल ही नहीं रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार जवाब नहीं देना चाहती, बात नहीं करना चाहती। क्या आपने कभी अपने, क्योंकि आप 6-6 बार हाउस के सदस्य रहे हैं, क्या ये चीज़ आपने देखी कभी, इस तरीके की चीज़ें हुई? मैंने ऐसा देखी नहीं। इसका जो मेरा विश्लेषण है वो ये है कि ना कांग्रेस हमें उस प्रकार से चुनौती देनी चाहती है, ना हमारी जो सरकार है वो ये स्थगित होना हमारी पार्लियामेंट से दुखी है। मैं समझता हूँ को जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं उनको दुखी होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट एक जगह है जहाँ खुलासा होती है। लोग आते हैं वहाँ मंच में ऊपर गैलरी में बैठकर देखते हैं, टीवी में आजकल दिखाई जाती है, तो लोग समझते हैं पार्लियामेंट में जो आती है वो बिल्कुल सच होगी। तो वो उनको ये देखना, सारे देश में लोग दुखी हैं। मतलब किसी भी मुद्दे पर बहस करने का तरीका बदल गया लगता है आपको? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि ये मिली भगत है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि चाइना कटघरे में खड़ा किए जाए, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि असलियत बाहर आ जाए। अगर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा जाए चाइना का क्या इलाज किया जाए, तो आपके शब्दों में क्या कहेंगे उसे? मैं कहूँगा कि हमारे पास हथियारों की थोड़ी कमी है। अमेरिका से कहोगे कि भाई हम चाइना से लड़ने वाले हैं, तुम्हारी और कुछ मदद नहीं चाहिए, हमें जो ये चाहिए हमें आप दे दीजिए। उनकी जो हवाई जहाज़ हैं, उनकी जो S-400 से 10 गुना अच्छा जो हथियार हैं, ऐसी चीज़ों को दे दीजिए, और जब हमारे पास पैसा एक जमा हो जाएगी हम दे देंगे। अभी मुफ्त में दे दीजिए, दे देंगे। और ये काबिल नहीं है पूछने के लिए, मुझसे पूछे, मैं अमेरिका से मंगवा के दे दूंगा। आप अमेरिका से बात कर सकते हैं, हथियारों के कर सकते हैं और उनको समझा सकते हैं। अमेरिका में कोई प्रेम का होता ही नहीं है। मेरा क्या है तुम्हारे क्या है, इसमें वो जाते हैं।
उनको चाइना के सामना करना उनकी बस का नहीं है। वो अफ़गानिस्तान में ही अपने फ़ौज को वापस लौटा दिया, क्योंकि 10 लोग मर जाते हैं तो बड़ा हंगामा हो जाता है। तो हमारे चाइना को एक ही देश है दुनिया में जो हरा सकती है या चुनौती दे सकती है, वो है हिंदुस्तान। और वो टाइम आ गया है कि 1962 का जो भूत है उसको उतारना है, और उतारने के लिए करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम चाइना को पीटा नहीं है। 67 में सिक्किम के पास में उनको खूब पीट कर लगा भेज दिया। हमारे वहाँ जो सरदार कमांडर थे, वो तो टैंक ही ले गए थे पहाड़ में। ये तो कोई सुनने की बात, सोचने की बात ही नहीं है, पर उन्होंने करके दिखा दिया और वो भागे ये लोग। फिर 87 में जब राजीव गांधी था, वो अरुणाचल में ऐसा पीटा उनको कि उसके बाद कभी नहीं अरुणाचल में आए। अब आए हैं पहली बार। ये घर का अपने सब बिल्डिंग सब बना ली है अंदर घुस के, और हम भी देखते रह गए हैं। एक आखिरी सवाल चाइना पे तो हमने काफ़ी आपसे जानकारी ली। इन दिनों आप भ्रमण पे हैं, प्रवास पे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तमाम बड़े लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। भैया मुंबई गए थे, आपने वहाँ के राज्यपाल से भी मुलाकात की, संघ में आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, आप संघ प्रमुख से भी मिलते हैं। क्या चल रहा है स्वामी जी, ये थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए, संघ का तो हम कृतज्ञ हैं कि वो सदा के लिए, क्योंकि जब वाजपेयी मेरे खिलाफ हो गए थे और कहा कि तुम बीजेपी में आ नहीं सकते हो, तो मैं जनता पार्टी में बने रहा, और सारी बीजेपी की जो प्रचार थी वो मेरे विरुद्ध में थी। पर संघ ने वो स्नेह कभी नहीं छोड़ा। और जैसे शंकराचार्य की गिरफ्तारी हुई और मैं अकेला खड़ा हो गया, और ये सारे लोग जो वाजपेयी के लोग, वाजपेयी, आडवाणी, ये सब लोग भाग गए। जयललिता से डरते थे कि वो गिरफ्तार कर देगी, और कर देती। मुझसे वो डरती थी, क्योंकि मैंने उसको जेल एक बार भेज दिया था। आखिर में जेल में सज़ा में भेज दिया था उसको मैंने कई बार कहा मत छेड़ो मुझे, मैं छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, पर वो सुनी नहीं। तो एनीवे, उस समय एक ही आदमी शंकराचार्य के लिए खड़ा हुआ और कहा कि इसकी गिरफ्तारी अन्याय है, और इसका मैं कोर्ट में जाकर इसको छुड़वाऊंगा, और छुड़वाया। उस दिन से संघ में इतनी परिवर्तन आई कि सुदर्शन जी थे, वो बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, वहाँ साहसी। उन्होंने मुझे कहा कि अब क्यों तुम अलग रहना चाहिए। तो मैंने कहा कि वो वाजपेयी का क्या होगा। तो उन्होंने कहा वो तो बहुत बीमार हैं, तुम उसकी बात मत करो, जुड़ जाओ। तो शुरू में गठबंधन बनी, फिर मैं आ गया। उस दिन से, जिस दिन से सुदर्शन जी ने किया, मुझे स्नेह ही मिल लिया। मैं उनसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। मेरे पास सामग्री है, मेरे पास धन है, मेरे पास प्रचार की वाहन है। तो मैं ये जो स्नेह देते हैं ना, कि इतना हमारे विरुद्ध में नरेंद्र मोदी के चमचे ट्विटर में गंदा गंदा बोलते रहते हैं, ये कभी नहीं बदले। और जब भी मैंने राम मंदिर का या राम सेतु का या अन्य चीज़ों का हिंदुओं के विषय में, उन्होंने उसकी मेरी प्रशंसा की। और मैं मोहन भागवत को बहुत मानता हूँ। वो बहुत समझदार हैं, बड़े आस्ते आस्ते करते हैं, परंतु जो करते हैं वो पूरा होता है। उन्होंने ही आखिर में, क्योंकि सुदर्शन जी भी हट गए थे, उसके बाद मोहन जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा करके इतना विरोध, जेटली वेटली सब विरोध कर रहे थे मेरे आने में, उन्होंने नहीं कहा और लाए। तो इस प्रकार से उदारवादी हैं, और वो अपने के लिए कुछ नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, और मेरी जो प्रशंसा होती है आरएसएस में, वो सिर्फ है कि ये हिंदू राष्ट्र पर इधर उधर कभी हिला नहीं। आपका प्रवास लगातार जारी रहता है? प्रवास, हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ परसों विठल रुक्मणी का, हाँ, वहाँ नहीं, वो सारे बहुत भीड़ हो, बड़ी भीड़ होगी। आप अपने लोगों को भेजिए, बहुत आम सभा में। बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। तो ये थे डॉक्टर स्वामी, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बातों को रखा, खास करके चाइना के मुद्दे को बड़े विश्लेषक तरीके से समझाया और सभी बातों को स्पष्ट किया कि किस तरीके से आज जो स्थितियां हैं उन स्थितियों से निपटा जा सकता है और सरकार को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।